कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजर सांता आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज यहाँ पे मैं किसको रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू की जाए बिना देर गवाए। ठीक है। तो डिस्क्लेमर देखकर समझ गए होंगे मैं आज की मोटे मोटे किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो उसके अगर वो भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी के बात कर रही हूँगी। पार्ट ए में बात करूँगी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और उसकी इकोनॉमी के बारे में। पार्ट बी में बात करूँगी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी के बारे में। और पार्ट सी में बात करूँगी एंटी क्राइस्ट इकोनॉमी के बारे में जो अल्मास जैकब के हिसाब से डिजिटल करेंसी है। और पार्ट डी में यहाँ पे बात करूँगी जेंडर इक्वालिटी, मेन वुमेन ट्रांसजेंडर के बारे में। तो चलिए वीडियोटा शुरू की जाए। तो आप अल्मास जैकब की क्लिप बात करूंगी, उसके बाद डायरेक्ट पार्ट टू पार्ट मैं आपको बात करूंगी। चलिए। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं PTA shares WhatsApp's clarification on new privacy policy. कल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA ने ट्विटर पर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर होने वाली PTA और व्हाट्सएप के दरमियान की बातचीत को पब्लिश करते हुए कहा कि व्हाट्सएप का कहना है कि उन्होंने ये नई प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप के जरिए खरीदो फरोख्त के लिए बनाई है ताकि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले आसानी से किसी भी चीज को ऑनलाइन खरीद सकें या उसको बेच सकें और इसके लिए व्हाट्सएप के जरिए ही पेमेंट कर सकें। व्हाट्सएप का कहना है कि ऐसा करने से बिजनेस करने वालों को फायदा होगा कि वो खरीदार के साथ आसानी से राब्ता कर सकेंगे और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले आसानी से बिजनेसेस के साथ अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकेंगे या उनसे राब्ता कर सकेंगे। PTA ने यह बातचीत पब्लिश करते हुए कहा कि यह सब कुछ व्हाट्सएप कह रहा है और इस बात की कोई भी जिम्मेदारी PTA पर नहीं आती कि अगर कल को व्हाट्सएप गलत काम के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का डाटा इस्तेमाल करे। PTA ने हमें इंतहाई मायूस किया है क्योंकि ये PTA का काम बनता है कि वो व्हाट्सएप के साथ बात करें और उनसे मुतालबा करें कि वो लोगों को ऑप्शन दें कि वो अपनी मर्जी से या तो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप ने यूजर्स को कोई भी दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं, बल्कि जानबूझकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो या तो एग्री पर क्लिक करें या व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। यहां से साफ साफ पता चलता है कि व्हाट्सएप के इरादे कोई नेक नहीं है। पहले इन्होंने दुनिया में झूठी बीमारी फैलाई
और फिर उस बीमारी की आड़ में दुनिया भर को लॉकडाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सारे बिजनेसेस को बंद कर दिया गया और लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लोगों को अलग किया गया और जब लोगों के पास एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे से बातचीत करने का एक ही जरिया रह गया था, यानी कि इंटरनेट, तो अब उस पर ये फोर्सफुली अपने एजेंडा को पुश कर रहे हैं। अगर आप नोट करें तो व्हाट्सएप भी एक सोशल ऐप होने के साथ साथ एक डिजिटल पेमेंट गेटवे बनने जा रहा है। अगर देखा जाए तो ले देकर सारी कहानी जो है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर आती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनका मकसद है कैशलेस सोसाइटी बनाना, जिसमें इंसान के पास डिजिटल करेंसी के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होगा कि वो किसी चीज से खरीदो फरोख्त कर सके। अगर हम नोट करें तो इस वक्त सोशल मीडिया को इतनी ताकत दी जा रही है कि अब किसी भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड से ज्यादा, आधार कार्ड से ज्यादा लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी पर एतबार किया जा रहा है। और ये सब कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता बिल गेट्स के आईडी 2020 की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, जिसके मुताबिक इस जमीन पर मौजूद हर इंसान को डिजिटल आईडी दी जाएगी, जो बाद में उस शख्स की पूरी दुनिया में पहचान होगी और उसी डिजिटल आईडी के साथ वो इंसान खरीदो फरोख्त कर सकेगा। उसके अलावा वो खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेगा। सब कुछ ले देकर खरीदो फरोख्त पर आकर खत्म हो रहा है और ये इसी बात की निशानी है कि खुदा का कलाम सच्चा है और मुखालिफ मसीह सबको अपने नाम के अदद की छाप लगवाएगा, जो कि 666 है। और मैं आपको बता चुका हूं कि बिल गेट्स ने एक क्रिप्टो करेंसी सिस्टम जो है जिसका ताल्लुक ह्यूमन बॉडी के साथ है, उसने उसका जो पेटेंट रजिस्टर करवाया है वो भी 666 है, यानी कि 060606 है। और ये मुखालिफ मसीह की छाप का नंबर है, ये उसके नाम का अदद जो है वो 666 बनेगा, जो कि कलाम मुकद्दस में हमें पहले बता दिया गया है। और इसका सब कुछ लेना देना जो है वो खरीदो फरोख्त के साथ है, यानी कि खाने पीने के लिए अगर आप कुछ खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपके पास कैश नहीं, आपके पास कोई चीज नहीं, बल्कि आपके पास डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। उस डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए आपके ऊपर एक छाप जो है वो की जाएगी, जो इस बात का सबूत होगा कि आप मुखालिफ मसीह के लोग हैं। आप मुखालिफ मसीह के लोग हैं और आपके ऊपर ये छाप है। ये जो छाप होती है वो बेसिकली ऑनर को शो करती है और ये जानवरों के ऊपर किया जाता था। पहले ज़माने में जो है वो घोड़ों के ऊपर जो है वो एक सील लगा दी जाती थी, एक छाप लगा दी जाती थी, और इसी तरह गाय भैंसों के ऊपर लगाई जाती थी, जिससे ये पता चलता था कि उनका ऑनर कौन है। तो बेसिकली मुखालिफ मसीह सबके ऊपर जो है अपनी छाप इसीलिए करना चाहता है क्योंकि उसका मकसद ये है कि वो खुदा को ये बताना चाहता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मुझे ही खुदा मानते हैं और खुद को खुदा बनाएगा। कल की वीडियो में मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस नहीं कर सका था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिल गेट्स के साथ मिलकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रास्त नामी डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना लिया है और उसको लॉन्च कर दिया, जो कि साल 2022 में लागू भी कर दिया जाएगा। बिल गेट्स के मुताबिक डिजिटल इकोनॉमी में औरतों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो भी डिजिटल खरीदो फरोख्त कर सकें। अगर आपको याद हो तो 1998 में राल्फ एफरसन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पब्लिश की गई थी, जो कि जिसमें राल्फ एफरसन ने लिखा था, बताया था कि इनके प्लान्स क्या हैं, और उस प्लान में एक प्लान ये भी था कि औरतों को जॉब्स दी जाएंगी, औरतों को इतना खुद मुख्तार बनाया जाएगा कि वो घर बनाने वाली ना रहें बल्कि वो घर को बिगाड़ने वाली बन जाएं। और अब डिजिटल पेमेंट में भी खास तौर पर औरतों का नाम लेना या उनको मेंशन करना इसी प्लान का एक हिस्सा है। इन सारे हालात में हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदा हमारी रहनुमाई करे और हमें इस आजमाइश से बचाए, क्योंकि हम कुछ भी प्लान कर लें होगा तो वही जो खुदा का प्लान है। इसलिए हमें खुदा के प्लान पर भरोसा करना होगा, क्योंकि खुदा के प्लान्स हमारे लिए भलाई के हैं ना कि बुराई के। अब जरूरत है कि हमें खुद को टोटली खुदा के कंट्रोल में देने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और हमारा बादशाह जल्द वापस आने वाला है। और जब वो आएगा, अब बात करूंगी कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी। तो जैसे कि आप अगर मेरी एजुकेशनल चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं फॉलो करते तो मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मुताबिक आप आपकी जो आपकी इंफॉर्मेशन, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल, आईपी एड्रेस, आप किस ग्रुप में एडमिन है, किस ग्रुप में मेंबर्स है, आपकी फ़ोन नंबर्स,
आपकी डेटा, प्रोफाइल ईमेल, फोटोज, आपकी जो गैलरीज उसको स्टोर किए जाएगी। तो व्हाट्सएप का खुद का कहना है वो आपकी डायरेक्ट मैसेज आपको स्टोर नहीं कर सकते, जबकि उसके दूसरे पन्ने पे ये कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपकी प्राइवेसी वहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे तो मेरी मेरी जो फ़ोन एंड आईपी एड्रेस, जो फ़ोन नंबर से वो व्हाट्सएप स्टोर करेंगे, ये मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। और इसी को प्राइवेसी पॉलिसी में खतरे नज़र आए थे, और जिस वजह से कई लोग व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दी हैं। तो यहाँ खैर ये व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करें सो करें। तो यहाँ पे व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करें सो करें। तो यहाँ पे तो व्हाट्सएप तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन ऑलमोस्ट जगह मैं अभी जो बात कर रहा था कि पीटीए का कहना है कि व्हाट्सएप के बारे, यानी कि पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो मैं एजेंसी कहूँगी, तो अब यहाँ पे उनका कहना है कि व्हाट्सएप आपके लिए एक ऑप्शन रखे गए, जो जिस ऑप्शन के जरिए आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी चीज़ खरीदे और फरोख्त कर सकेंगे, या फिर आप खरीद सकें, किसी चीज़ खरीद भी सकेंगे और बेच भी सकेंगे। तो ऑलमोस्ट जगह पर ये कहना चाहिए था कि कभी कभी किसी चीज़ ऐसे होती है जो डायरेक्ट खरीद लाए और बेच दी जाए, तो उसकी एक्यूरेसी पता चलती है। जैसे कि मैं अपने टेलर के थ्रू अपने कपड़े लेकर आऊँगी, तो वो तो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो व्हाट्सएप मेरी कपड़े कैसे होंगी वो सिलाई करने के लिए भी मुझे टेलर के पास जाना पड़ेगा। तो टेलर के पास अब जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉरी लाइट चली गई थी, सॉरी रुकावट के लिए क्या थे, 4 घंटे लाइट चली गई थी, इसलिए नहीं आ पाई, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। खैर अब यहाँ पे हमें बात हमारा तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज़ की है, तो हम मान लेंगे। चलिए ठीक है कि व्हाट्सएप में प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है, तो हमारा जो प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सर्वर में अगर स्टोर हो तो हम उसके खिलाफ है। तो बात यहीं पे ख़त्म होती तो अच्छा है। लेकिन आगे चल के अल्मस जैकब ने क्या कहा था, आगे चल के अल्मस जैकब ने ये कहा था कि व्हाट्सएप आगे चल में क्या हमारा मनी ट्रांजैक्शन गेट बनते जा रहे हैं। जब अगर किसी एप्लीकेशन हमारा मनी ट्रांजैक्शन गेट बनते जा रहे हैं तो हम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा तो ये है कि हम किसी थर्ड एप्लीकेशन जैसे कि बांग्लादेश में विकास नगद जैसे थर्ड एप्लीकेशन हो गया है, तो इंडिया में पेटीएम हो गया है, ऐसे थर्ड एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक दूसरे से व्हाट्सएप में बात भी कर सकते हैं और पैसों के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं।
जब पैसों के जब पर्सनल इंफॉर्मेशंस को स्टोर करना हो तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा पर्सनल पैसों की ट्रांजैक्शन के बारे में वजह से गेट बनते जा के वजह से व्हाट्सएप के खिलाफ हो तो हम यहाँ व्हाट्सएप के खिलाफ नहीं होंगे। मैं आपके ना यहाँ अपनी क्लेरिफिकेशन देती हूँ। मैं व्हाट्सएप के खिलाफ तब भी रहूँगी अगर जब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हमारा जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज जो है वो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करने की हो। बस पर्सनल इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर करने के बारे में हम इसके विरोध करेंगे, सिर्फ उतना ही। तो यह मनी ट्रांजैक्शन उनमें तो हमारा ही फायदा है, तो हम उसके खिलाफ क्यों जाए। बस यह मेरी बात यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मैं पार्ट बी में तक जाती हूँ। अब मैं बात करूँगी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के बजाय पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी पूरे करने के यहाँ पे PTA अपना एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एजेंडा मैं बाद में बताती हूँ, इसका अमल मैं पहले बता दूंगी। तो PTA अपना एक रिपोर्ट जारी की है। जब से मैं आमाजी को क्रॉस करने वाली हूँ तो तब से तो PTA की अपना एक रिपोर्ट जारी की है कि इजराइल आपका सारा डाटा चुराने वाले हैं। तो इजराइल अगर हम है तो इससे साफ जाहिर हो तो पाकिस्तानियों की डाटा से लेकर इजराइल अपना क्या करेंगे मेरे भाई। इजराइल पाकिस्तान के डेटा के वगैरह ही चल सकते हैं, तो पाकिस्तान की डेटा के क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एजेंडा थी वो ये थी कि पाकिस्तानियों के टेक्निकल्स की दिलों में इजराइल के लिए नफरत बैठे हैं। क्योंकि अगर हम इजराइल के लिए आम लोगों के दिल में नफरत करेंगे तो इजराइल की कोई भी चीज़ हम वैसे ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब इजराइल की कोई भी चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो इजराइल को हम चोट पहुंचाने वाले ही तो हैं। तो कई टेक्निकल्स ऐसे भी हैं जो अपने आप को ईसाई मानते हैं। चलिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान में भी ये टेक्निकल्स लोग वो में भी ईसाई होते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ नफरत इसलिए जारी किया जाता है ताकि पाकिस्तान के आम लोगों के लिए नफरत पैदा की जाए, और आहिस्ता आहिस्ता हम फिलिस्तीनी आतंकवादियों को हम समर्थन करते रहे, जो कि हमारा इस्लाम ने सख्त माना करती हैं। क्योंकि इस्लाम में भी ये कहा कि अगर किसी मासूम इंसानों को कत्ल करते हो तो तुम्हें पूरे मानव जातियों को नाश करने के लिए तुम्हें जहन्नम में बैठा दी जाएंगे। तो यहाँ पे कई सारे मासूम इजरायलियों को फिलिस्तीनी आतंकवादी कत्ल करते आए हैं, तो उसका समर्थन कौन देते आए हैं, उसका समर्थन का प्रोपेगेंडा नजर आता है क्या। अब उसके बाद खैर
अब मैं बात करूंगी अगला बातें। ये तो थी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि टिकटॉक पबजी बैन। ओके, तो पबजी बैन, तो पाकिस्तान से जब पबजी बैन किया जा रहा था तो पीटीआई का ये कहना है कि यह पबजी से लोगों को आम पाकिस्तान के आम बच्चों पे वायलेंस होने लगे। तो आम बच्चे जब पबजी लगातार खेलते रहेंगे, यानी कि दिन में 2-3 घंटे, तो ये लोग भाई उनमें तो भाई वायलेंस करना है, ये सब्लिमिनल मैसेज इनके दिमाग में आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी गेम से किसी की मेंटल स्टेटस को बदला जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे जुआ हराम है। लेकिन मैं कभी कभी कैसीनो ऑनलाइन में जो लाइटिंग स्लॉट्स खेलती हूँ वो जुए जैसे ही हैं, कैसीनो जैसे ही है। लेकिन या इसे हमें कभी भी इसे मुझे ये मजबूर नहीं करते कि मैं सट्टेबाजी कर लूँ और सट्टे में अपना सारा पैसा गंवा दूँ, बल्कि ये मुझे बस एक सुकून देता है ताकि हम अपने अच्छे काम भी करते रहें। सो पबजी में जो गोली का जो आवाज़ होती है वो वायलेंट करने में मुझे नहीं लगती कि क्या कोई सब्लिमिनल मैसेज दी गई होगी। पॉइंट नंबर 3, टिकटॉक साउथ एशिया के कई मुल्कों में टिकटॉक बैन हो गए हैं। लेकिन बांग्लादेश में अभी भी टिकटॉक जारी है, कब बैन हो जाए पता नहीं। क्या टिकटॉक बैन होने दूसरे मुल्क पे तो टिकटॉक बैन होने की वजह क्या थी? हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन टिकटॉक के ज़रिए हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के जो डाटा है वो चाइना के पास पहुंच रहे हैं। तो हम इंडियन की डाटा सिक्योरिटी के लिए तो रुकावट के लिए कहते, तो यहाँ पे डाटा सिक्योरिटीज जो है वो चाइना में ना पहुंचे, इसलिए कई मुल्कों ने डिसीजन ली टिकटॉक बैन करें। लेकिन पाकिस्तान में जो टिकटॉक बैन करने का जो वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान में वल्गैरिटी को प्रमोट की जा रही है। तो पाकिस्तान में जो कि बहुत स्टूपिडिटी थी। मैं जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की टिकटॉक वीडियो जब देखती हूँ तो कहीं वीडियो में मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तानी कई वीडियोस में मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे वल्गैरिटी प्रमोट हो रही हो। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हमारे इस्लाम के बारे में मिसलीड किया जा रहा हो। क्या ये तो थी बात की बात। ये इजरायली एजेंडा, टिकटॉक बैन, पबजी बैन, ये तो मैंने बता दी। अब मैं बताती हूँ कि चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज जो है वो टिकटॉक उनके द्वारा
यूनिवर्सिटी में एक लीगल नोटिस की जा रही है ताकि हम ऑनलाइन क्लास करने से बाज आए और टेलीविज़न के ज़रिए या फिर अ, खुल्लम खुल्ला यहाँ पे खुल्लम खुल्ला यहाँ पे काम करें। तो यह टेलीविज़न के जरिए यहाँ पे खुल्लम खुल्ला का काम करे तो मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए कोई अच्छी बात तो होगी। ये तो मुद्दे की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करने से के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उस पे सपोर्ट आ रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास कर मैं भी ऑनलाइन में क्लास करती हूँ और मैं भी कई बार ऑनलाइन में एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मुझे मेरी एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो अभी तक अच्छे रहे हैं। बाद में अगर कुछ बग आ जाए तो मैं नहीं कह सकती। तो मोटे मोटे ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो भाई एंटी क्राइस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे एंटी क्राइस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि एंटी क्राइस्ट इकोनॉमी के यहाँ पे रिलेवेंट होंगे क्या। तो आल्मस जैकब का ये कहना है कि साल के शुरुआत में झूठी बीमारी एंटी क्राइस्ट के लोगों ने दुनिया पर झूठी बीमारी फैलाई तो हमें जबरदस्ती लॉकडाउन में कैद कर दी है और यहाँ पे जबरदस्ती लॉकडाउन में कैद कर दी है और हमें एक दूसरे हमारे जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो गई है। अब हम जब ऑनलाइन में एक दूसरे से मिलने लगे तो वहाँ पे भी ये लोग अपना एजेंडा घुसा रहे हैं। तो पार्ट ए में एक आपको पता हो कि पार्ट ए में मैंने कह दी थी कि यहाँ पे एंटी क्राइस्ट यहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया से एक मनी ट्रांजैक्शन गेटवे बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मोटे मोटे जो बात बताने वाली थी वो बतानी थी वो मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे जो मोटे पॉइंट नंबर ए, यहाँ पे जो एंटी बिल गेट्स ने पाकिस्तान में तो राज नाम की जो एक एप्लीकेशन खोल ली है जहाँ पे ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन होंगे। तो यहाँ पे कैश करेंसी नहीं होगी। अच्छा, तो पाकिस्तान जो है मोटे मोटे चाइना पे डिपेंडेंट है और राष्ट्र जो है मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई एप्लीकेशन है। तो पाकिस्तान की इमरान खान के बाद खुद पाकिस्तानी भी नहीं सुनते। तो यहाँ पे बिल गेट्स यहाँ पे क्या करें यह मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो पॉइंट नंबर 2, आल्मस जैकब ने ये कहा कि ये लोग हमारे हाथ में या फिर गर्दन में एक बारकोड लगाया देंगे जहाँ पे 666 लागू की जा सके। तो भाई 666
भाई यहाँ पे आज के दुनिया, किस दुनिया में रहते हो मेरे भाई? आज के दुनिया में तो कौन एंटी क्राइस्ट है, कौन दज्जाल है? दज्जाल आएगा कि भी नहीं। इस इसके बारे में बात करने का ये करेक्ट टाइम नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल एक गलत वक्त है। तो सही और आज का जो सही, इस वक्त का जो सही मुद्दे है वो ये है, हम कैसे अपने आपको तरक्की कर पाए, हम कैसे एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर पाए, हम बिजनेस में कैसे किस तरह से तरक्की करने लगे, अपनी अकल को इस्तेमाल करके हम किस तरह से तरक्की करने लगे, इसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन है। तो यहाँ पे एंटी क्राइस्ट का क्या है? तो उस वक्त है अल्मस जैकब ने ये भी कहा था कि पहले जमाने में बकरे या फिर गाय या फिर किसी जानवर के जिस्म में एक छाप सील लगे जाती थी, जिससे हमें पता चलता है कि इस बकरी का, इस क्रिएचर का ओनर्स कौन है। तो हमारे यहाँ पे हमारे हाथों पे या फिर गर्दन पे 666 का छाप लगाया जाएगा, जिसे ये पता चलेगा कि जिसे ये लगने लगेगा कि हम शैतान के बंदे हैं। तो क्या करें? हाँ, तो यह हमारे जो बंदे, जो हमारा जो ओनर्स जो है वो शैतान है। तो पहली बात तो है, हमारा ओनर्स जो है वो या बकरी के जिस्म में छाप होगी, छाप का ओनर्स, और हमारे जिस्म के छाप जो है वो अलग है। तो यहाँ पे तो क्या कहा थी? हाँ, एक हमारे जिस्म का जो छाप है वो ये बताएगा कि हम किसी चीज़ को खरीदने या फिर बेचने के लायक है नहीं। और पहले ज़माने में जो बकरी या फिर किसी क्रिएचर के जिस्म पे जो छाप था, तो उसे ये पता चलता था कि उसका ओनर कौन है। तो हालांकि जो आज के जो किसी प्रोडक्ट पे अगर किसी बारकोड छपा गया है, वो ये नहीं दर्शाता कि इसका ओनर कौन है, बल्कि ये दर्शाता है कि हम इन बारकोड का जो खरीदने या फिर बेचने वाले का जो इन के लायक कितने पैसा होंगे। अगर बारकोड में अगर 666 छुपे होते हैं और बारकोड में एंटी क्राइस्ट का ओनर पता चल रहा होगा, तो आज बॉम्बे पोटैटो चिप्स, क्रैक्स, बांग्लादेश चनाचूर, या फिर कोई चाय, या फिर इलेक्ट्रिक गुड्स का जो ओनर बनाने वाला है, सीधे हम एंटी क्राइस्ट पर ही डाल दे सकते थे, जबकि हकीकत में इनके बनाने वाला कोई ऐसा इंसान ही होगा जो जीसस क्राइस्ट या फिर आदोनाई की प्रस्तुत करने वाला हो, शिव भगवान शिव भगवान, बाबा भोलानाथ, माँ पार्वती की पुजारी हो, या फिर कोई 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला हो। तो उनको अगर एंटी क्राइस्ट कहेंगे और अगर वो एंटी क्राइस्ट ना भी निकले, तो इसका मतलब हम एंटी क्राइस्ट बन चुके हैं।
ये हादिस का कहना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी क्राइस्ट का थ्योरी यहाँ पे किस दिशा पे जा रही है। तो डिजिटल करेंसी, तो कैश करेंसी में आप फिलहाल कैश करेंसी में जो प्रॉब्लम होता था वो ये था कि मेरे पास 1000 रुपये का नोट है और मैं एक सोने की चेन खरीदने जा रही हूँ। तो एक लुटेरे आकर मेरी जेब से वो 1000 रुपये उड़ा के ले गए हैं और मैं सोने की चेन नहीं खरीद कर पाई। लेकिन वही अगर 1000 रुपये की डिजिटल करेंसी मेरे पास हो तो मैं मुझसे 1000 रुपये उड़ाने के लिए किसी हैकर्स की ज़रूरत है। तब रास्ते में चलने वाले कोई जेबकतरी ही मेरे 1000 रुपये नहीं उड़ा पाएगा। तो डिजिटल करेंसी के फायदे ये हैं। मैं अपना एजुकेशन चैनल पे भी यहाँ पे इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप हमें पता चला कि है कि फौरी तो कुछ किसी चीज़ को खरीदने या फिर बेचने के लिए हमें रिलीजियस होने की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे एंटी क्राइस्ट इकोनॉमी कहाँ से आ गई है, तो अल्मास जैकब हमको बताना होगा। हाँ, अल्मास जैकब को जवाब देना होगा। खैर, अब यहाँ पे आखिरी मुद्दे में बात करूँगी। तो यहाँ पे इस पार्ट में मैं बात करूँगी जेंडर इक्वल सर्विस के बारे में। तो यहाँ में आदमी, औरत और हिजड़ा की जो जेंडर इक्वल सर्विस इसके कैसे देश प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में बात करूँगी। तो यहाँ अल्मास जैकब का तो ये कहना है कि शैतान के पुजारी लोग यहाँ पे ऑनलाइन में ऐसा सिस्टम बनाई है कि जिन औरतों भी, आजकल की औरतें भी किसी की चीज़ का खरीदने यानी कि बेचने की या फिर बेचने की काबिलियत पा सके, तो कोई तो फ्रॉड कर सके। तो उसके जो एक्सप्लेन करते हुए अल्मास जैकब ने ये कहा कि मतलब औरतें जो होगी वो घर बसाने के वाली नहीं होगी, बल्कि घर को तबाह करने वाली होगी। सीरियसली, औरतें अगर किसी चीज़ को खरीदने या फिर बेच सकी और औरतें अगर बाहर के में पैसा कमा सकी तो घर बर्बाद करने वाली कैसे होगी, ये हमें समझ में नहीं आई। ऐसा होता तो बांग्लादेश में जितने भी गारमेंट्स होंगे, सारे गारमेंट्स तो भाई घर बर्बाद करने वाले ही होंगे। लेकिन नहीं, तो मेरी रूममेट्स की जो गारमेंट्स एक फ्रेंड है जो गारमेंट्स में नौकरी करते हैं, और मेरा मतलब सहेली है जो गारमेंट्स में नौकरी करते हैं, वो भी अपने घर को संभाल सकती है और अपने घर को पाल सकती है। और दूसरों के बारे में क्या बात करें,
मैं भी बाहर में पढ़ाई करती हूँ और मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं। और मेरे घर में जो रूममेट्स है वो के बाहर में बाहर जाके नौकरी भी कर सकती है और घर में जाके खाना भी पका सकती है। और खाना अगर पका भी ले तो घर में हमें अच्छी तरह से खिला सकती हैं। बस पैसा हमें पे करना होगा और अपने बच्चों को खाना खिला भी सकती हैं। तो ये तो औरतों की बात। मर्दों वो तो बाहर में काम करती हैं और पढ़ाई करते हैं। मर्दों और औरतों की बीच इक्वलिटी बात हो गई है। अब ट्रांसजेंडर की बात, मतलब दुनिया हिजड़ों को नौकरी दिलाकर हिजड़ों की एम्पावरमेंट की बात कर रही है और हमारा प्यारा भैया अल्मस जैकब औरतों के एम्पावरमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनकी बात माने तो वो हमें यहाँ पे देवी सिंधु, हेना दास, मैरी कॉम जैसे औरत तो हमारे इंडिया की जरूरत तो होंगी ही नहीं। हमारी इंडिया तो सनी लियोनी, मियाँ खलीफा की मुल्की होगी, लेकिन नहीं। तो वर्किंग प्रोफेशनल प्लेस में जो सेक्टर में हमारे इंडिया को अगर कोई किसी औरतों ने रिप्रेजेंट किया तो वो है देवी सिंधु, मैरी कॉम, हेमा दास जैसे औरतें। तो ये लोग क्या ये लोग अपनी फैमिली को बर्बाद कर चुकी है? नहीं ना, बल्कि अपनी फैमिली को किस तरह से संभालना जा सके वो इन लोगों से सीखा जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्या बीत की होगी। तो आपको यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो औरतें हैं वो आपकी जो बीवी है वो बाहर शायद काम ना कर पाई होगी और बाहर में हाउस वाइफ होने की वजह से कई जिल्लतें झेलनी होगी। इसकी गुस्सा आके तो प्रॉपर वीमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ आप खड़े होंगे। तो वरना वीमेन इक्वल एम्पावरमेंट जो है इन पे औरतें और हिजड़े लोग अगर मर्दों के साथ कंधे मिला के बाहर में नौकरी करके पैसा कमा सके तो इसमें कोई बुराई की बात है नहीं। तो आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा पसंद आए तो डिसलाइक भी करने का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं क्या गलती की है तो मैं अपनी वीडियो में क्या गलती की है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगले वीडियो के लिए आपको मेरे पास शुभकामना है और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।